सो हेलो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आइए, जल्दी आइए। हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है CFSC में वो क्या है? साइज ऑफ मेटल आयन। क्या है भाई? थर्ड। मैं 2 करवा चुका हूँ आपको। जो 2 कौन कौन से थे भाई? मैं आपको लैटिस एनर्जी करवा चुका हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी करवा चुका हूँ कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखिए हम साइज ऑफ मेटल आयन। साइज ऑफ मेटल आयन, ठीक है। साइज ऑफ मेटल आयन में देखिए, अब भाई हम साइज ऑफ मेटल आयन को किस प्रकार चेक करेंगे? अब भाई साइज ऑफ मेटल आयन जब हमें पता लगेगा जब तो हमें भाई ये अंदाजा होगा इस चीज़ का कि कहाँ पर CFSC ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर CFSC कम है। क्योंकि हमें पता है जब मूव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और CFSC डिक्रीज होती है, हमें ये पता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इन पर इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है मेटल के साइज से, ठीक है। तो हम जब मूव लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो साइज होता है डिक्रीज, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है साइज क्यों डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। मूव लेफ्ट टू राइट देन साइज डिक्रीज ऑफ मेटल आयन, उस पर क्या होता है, जो मेटल आयन का साइज होता है वो क्या होता है भाई, डिक्रीज होता जाता है। जो हमारे मेटल आयन का साइज होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने ध्यान दिया कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब हमारे मेटल एटम है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल एटम है, उनमें जब मैं मूव लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब ये साइज का मैटर करता है हाइड्रेशन एनर्जी में, जितना साइज डिक्रीज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि साइज मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ पे मतलब क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा कम साइज होगा, ठीक है, जितना डिक्रीज होगा साइज। तो अब देखिए हम साइज को किस प्रकार पता करेंगे, साइज को आखिरकार हम किस प्रकार पता करेंगे, आखिर कौन से फैक्टर अप्लाई करें, आखिरकार कौन से फैक्टर्स को अप्लाई करें यहाँ पर जिससे हमें साइज का पता लग जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, किन फैक्टर को अप्लाई करें? तो देखिए सबसे फर्स्ट सुनिए आप, जब मैं मूव लेफ्ट टू राइट जाऊंगा ना, क्या करूंगा, मूव करूंगा, कैसे, मूव लेफ्ट टू राइट, मूव लेफ्ट टू राइट, मूव लेफ्ट टू राइट, देन डिक्रीज साइज, देन डिक्रीज साइज ऑफ मेटल या ट्रांजिशन मेटल, याद है ट्रांजिशन मेटल का साइज। जब हम ट्रांजिशन मेटल देख लीजिए या किसी और मेटल को देख लेना, जब मैं मूव लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज डिक्रीज होता है ना। बट ये तो था सिंपल मेटल आयंस का, ये साइज तो हमने बताया सिंपल मेटल आयन का। लेकिन मेटल जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उस टाइम पे साइज में डिफरेंस आते हैं। जब मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है उस टाइम मेटल के साइज में डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं भाई। स्कैंडियम टाइटेनियम, वैनेडियम मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इनके साइज सेम नहीं रहते, इनके साइज फिर सेम नहीं रहते, ठीक है। तो हमको यही चेक करना है, यही हमको चेक करना है कि भाई मैंने सिंपल मेटल आयन के लिए तो ये चेक कर लिया, जब मैं मूव करूंगा लेफ्ट टू राइट, सिंपल मेटल आयन के लिए तो मैंने ये चेक कर लिया, जब मैं मूव करूंगा लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होगा। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या होगा कि साइज इनका सेम नहीं रहता, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या होगा कि इनका साइज सेम नहीं रहता। समझ में आ रहा है आपको कि कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या होगा कि इनका साइज सेम नहीं रहता, ठीक है। वही चीज हम समझेंगे, उसी चीज को हम समझेंगे कि देखिए आप, मैंने लिया भी क्या, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2, मैं याद रखना मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रखूंगा सेम, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सेम होगा तो मुझे पता है मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी को वैसे भी डिफाइन कर दूंगा, चार्ज देखूंगा, जिसकी चार्ज ज्यादा होगा ना हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। बट जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा तो मुझे साइज देखना पड़ेगा। तो अब मैं साइज को किस प्रकार चेक करूंगा, देखना आप, यहाँ पर मैं CFSC को, मैं एनर्जी को किस प्रकार चेक करूंगा ये देखना आप, यहाँ पर साइज किस प्रकार डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन है D1, ठीक है, इसको बनाइए,
बनाइए, फिलअप करिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ये है भाई T2G, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये T2G है, ये EG है, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर मैं टाइटेनियम स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का, स्कैंडियम के साथ अगर मैं H2O6 2 पॉजिटिव, अगर मैंने मान लीजिए ये कम्प्लेक्स लिया है, ये कम्प्लेक्स लिया है, तो मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पता है ना इसकी, D2sp3 बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना ये, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी भाई। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब यहाँ पर 2 ही d ऑर्बिटल यूज होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो कौन कौन से? अलोंग द एक्सिस वाले। तो देखिए आप एक चीज देखिए, जो हमारा ये T2G वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो वेरी लोवेस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। T2G वाला जो ऑर्बिटल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी का, ये बहुत लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए अब सुनिए मेरी बात, जो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं वहां पर होते हैं 2d ऑर्बिटल्स, और वो होते हैं अलोंग द एक्सिस वाले, जिनमें आके लिगैंड बाइंड करता है, लिगैंड अपना इंटरेक्शन करता है, लिगैंड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वो होते हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब कि ये वाले, ठीक है, वो ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये वाले 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो, ठीक है, जिनके साथ हमारा लिगैंड आके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और बॉन्ड बनाने के बाद जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ही उनके साथ उस लिगैंड के साथ रिपल्सन करके, उनको शिल्डेड करके उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि स्प्लिटिंग जो करवाते हैं ना, स्प्लिटिंग, वो एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एनर्जी वाला फंडा बताया हो ना सर, बस वही भाई, अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल किस में आएगा? लिगैंड आएगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस वाले ऑर्बिटल के साथ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगी ये क्या करेंगे? इस लिगैंड के साथ फिर रिपल्सन करेंगे, जिसके कारण हमारा जो ये ऑर्बिटल होगा dz², उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और ये लोअर एनर्जी पे होते हैं। ये आपको मैंने सभी चीज बताई हुई है, आपको भी पता है ये चीज, मैंने आपको सभी चीज बताई हुई है। तो देखिए मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वहां पे 2d ऑर्बिटल्स होंगे, और d ऑर्बिटल्स वो कौन से होंगे? अलोंग द एक्सिस वाले। ये मतलब कि लिगैंड जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो इन दोनों ऑर्बिटल के साथ बाइंड कर जाएगा, इन दोनों ऑर्बिटल के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है बहुत ज्यादा लोवेस्ट एनर्जी का, बहुत लोअर एनर्जी का है। ये इन लिगैंड के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इन लिगैंड के साथ ना तो रिपल्सन कर पाएगा, ना इनको शिल्डिंग इफेक्ट दे पाएगा, ना रिपल्सन कर पाएगा और ना ही शिल्डिंग इफेक्ट शो कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा? चेक कीजिएगा, शिल्डिंग इफेक्ट और रिपल्सन तो होगा ही नहीं, मतलब कि शिल्डिंग इफेक्ट और रिपल्सन तो होगा ही नहीं। बस यहाँ पर जो है CFSC रिलीज होगी थोड़ी बहुत, यहाँ पर जो रिलीज होगी लिगैंड आने के बाद, थोड़ा बहुत इसका जो बिल्कुल थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा बहुत रिपल्सन जो शो करेंगे लिगैंड के साथ। वो जो लिगैंड जब इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे ना, लिगैंड जब इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर CFSC एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी बहुत CFSC एनर्जी। बस उस CFSC एनर्जी के कारण यहाँ पर साइज और डिक्रीज होगा, और क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा होता कि यहाँ पर होता, वो इलेक्ट्रॉन इसमें, इन ऑर्बिटल्स में, और वो इनके साथ रिपल्सन करता, तो क्या होता? साइज में थोड़ा इफेक्ट आता। क्या आता भाई? साइज में थोड़ा इफेक्ट आता, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता, क्योंकि वो पता क्या, वो अपोजिट हो जाता, वो मतलब कि साइज के और एनर्जी के, मतलब कि CFSC एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, CFSC एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसी कारण यहाँ पर साइज और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता? इन जो CFSC एनर्जी और ये इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये जो CFSC इंक्रीज हो रही है, उसमें ये बाधा पैदा करता, मतलब कि जो हमारा शिल्डिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उस CFSC एनर्जी रिलीज होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता, कुछ ना कुछ इस साइज, मतलब कि जो मेटल का साइज डिक्रीज हो रहा है ना, जो मेटल का साइज डिक्रीज हो रहा है, उस मेटल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता, वहां पर मेटल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी भाई, यहाँ पर तो सर इस इलेक्ट्रॉन के कारण तो साइज इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। आपने यही चीज पढ़ी है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये लिगैंड के साथ इंटरेक्शन करेगा और साइज इंक्रीज होगी। नहीं, जब लिगैंड बाइंड करते हैं ना जिन ऑर्बिटल के साथ, उनका साइज तो वो डिक्रीज कर देते हैं। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, आपको भी याद है ये चीज?
याद करिए, जिस ऑर्बिटल के साथ लिगैंड आ रहा था ना, जिन ऑर्बिटल के साथ लिगैंड बॉन्ड बना रहा था, उन ऑर्बिटल्स को तो वो डिक्रीज कर रहा था। अब याद कीजिए आप, मैंने एक चीज बताई थी जेड आउट जेड इन में, कि जिन ऑर्बिटल के साथ लिगैंड बॉन्ड बना रहे हैं उनको वो डिक्रीज कर रहा है, और जिनके साथ बॉन्ड नहीं बना रहे उनको वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये चीज बताई थी ना। क्यों था ये भाई, ये क्यों था? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उस टाइम, लेकिन यहां पर अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। यहां पर अब इलेक्ट्रॉन एक भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए दोनों लिगैंड आएंगे और इन ऑर्बिटल्स में अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम रिपल्सन और शील्ड इफेक्ट शो करेगा, बहुत ही कम रिपल्सन और शील्ड इफेक्ट इन लिगैंड के साथ शो करेगा, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत जो CFE जनरेट रिलीज हो रही है ना, CFSE, बस CFSE एनर्जी के कारण ही, बस वो CFSE एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, और जो साइज है मेटल का वो डिक्रीज हो जाएगा। लिगैंड आने के बाद क्या करेगा, वो ऑर्बिटल्स को, लिगैंड जैसे ही कनेक्ट हुए वो ऑर्बिटल्स को इस प्रकार बाइंड कर देगा, इस प्रकार बाइंड कर देगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बहुत लोवेस्ट एनर्जी का भाई, ये तो रिपल्सन ही नहीं करेगा। ठीक है, इसका रिपल्सन होगा ही नहीं लिगैंड्स के साथ। ठीक है, तो साइज और डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण साइज और डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। भाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद साइज डिक्रीज होगा। समझ में आया आपको, साइज डिक्रीज होगा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। अब देखिए आप ये तो बताया मैंने स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में देखिए, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एक फिल कर दिया, अभी भी वही रहेगा सिस्टम, अभी भी ये लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन है, लोवेस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, ये शील्डेड इफेक्ट और अपना रिपल्सन इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे इन H2O के साथ, जिसके कारण ये H2 आएंगे और इस स्ट्रक्चर के ऑर्बिटल के साथ बाइंड करेंगे और स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूं टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 2 पॉजिटिव लेता हूं भाई। वैनेडियम 2 पॉजिटिव में भी क्या हुआ, 3 है। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी वही सभी के सभी इलेक्ट्रॉन T2G में है, लोवेस्ट एनर्जी के हैं, रिपल्सन नहीं कर पाएंगे, वही होगा, H2 आएंगे, बाइंड होंगे और स्ट्रक्चर को और डिक्रीज कर देंगे। मतलब कि D1 से D3 तक तो हमको एक चीज पता लग गया, मतलब कि D1 से अगर D3 का कोई कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर साइज डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज। आप लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है साइज का, मतलब इस साइज के लिए मैं बता रहा हूं, D1 से अगर D3 तक अगर कोई भी मतलब कि हमारा कॉम्प्लेक्स है वहां पर साइज डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मैं D4 ले रहा हूं, इसके अंदर टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मतलब कि D4 ले रहा हूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स D4 ले रहा हूं। D4 अब 2 टाइप के हो सकता है, लो स्पिन और हाई स्पिन। ठीक है, लो स्पिन और हाई स्पिन। जब ये हाई स्पिन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, हाई स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन D4 में यहां पर होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इन लिगैंड के साथ रिपल्सन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इन लिगैंड के साथ रिपल्सन करेगा और जिसके कारण इसका साइज उतना डिक्रीज नहीं हो पाएगा। अब भाई रिपल्सन करेगा ना, रिपल्सन तो CFSE एनर्जी तो भाई इंक्रीज होनी। ठीक है, अब रिपल्सन के कारण ये ऑर्बिटल क्या करेगा, ये ऑर्बिटल क्या करेगा, इतना ज्यादा लिगैंड जो है इसके अंदर आके इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। सुनिए आप, ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब लिगैंड क्या करेगा, एम्प्टी वाले के तो ना पूरा अंदर घुस जाएगा, पूरा मतलब कि अंदर जाके इंटरेक्शन करेगा और इसको पूरा बाइंड कर देगा, इसको छोटा कर देगा बहुत। लेकिन ये लिगैंड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट इस प्रकार बाइंड नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, ये बार से इतना कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस लिगैंड के साथ रिपल्सन कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पर इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा इस ऑर्बिटल का। ठीक है, इस वाले ऑर्बिटल का। ठीक है, तो यही फर्क पड़ता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इन लिगैंड के साथ रिपल्सन शो करेगा, जिसके कारण यहाँ पर साइज कंप्लीट डिक्रीज नहीं हो पाएगा, थोड़ा डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो ये होगा D4 हाई स्पिन में। बट D4 लो स्पिन में क्या होगा भाई, जब D4 लो स्पिन में करूंगा, जब मैं D4 लो स्पिन करूंगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, D4 लो स्पिन में क्या होगा, वही कंडीशन आ जाएगी वापस, भाई सभी T2G में इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी के यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फिल है, यहाँ पर वापस वही शील्डिंग और रिपल्सन इफेक्ट शो नहीं होगा, और शील्डिंग और रिपल्सन नहीं होगा तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो आप ये चीज याद कर लेना। ठीक है, आप ये चीज याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ओके, इस चीज को आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको मैं एक ऑर्डर लिखवा देता हूं, फाइनली मैं आपको एक ऑर्डर लिखवा देता हूं भाई। ठीक है, मैं फाइनली आपको एक ऑर्डर लिखवा रहा हूं, उस ऑर्डर से आप देख लेना, मैंने आपको ये चीज चेक करवा दी है।
ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि कब मूव लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट हम जाएंगे सो साइज डिक्रीज होता है। उस टाइप कब होता है, जब मेटल आयन की बात कर रहे हैं। लेकिन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये रूल जो मैंने आपको बताए वो चेक करने पड़ते हैं, और फाइनली हमारा एक रूल कंक्लूजन निकल के आता है। वो कंक्लूजन मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप वो कंक्लूजन देख लेना बस। आप एग्जाम के लिए उस कंक्लूजन को चेक कर जाना। और भाई ग्राफ ग्रुप याद नहीं रहते, ग्राफ को तो हम अगर कहीं स्टडी कर रहे हैं तो हमको बस उस टाइम भाई ग्राफ गूगल में चेक कर लो या बुक में चेक कर लो, ग्राफ जब चेक करने होता है। लेकिन हमें एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है। तो देख लिया आप, देखिए फाइनली हमारा एक कंक्लूजन निकलता है साइज का। वो क्या निकलता है, D1 से D3, D3 से D5, D3 से D5, D5 से D8 और D8 से D10। ठीक है, यहां पर क्या होगा, साइज डिक्रीज, इंक्रीज, इनमें होगा इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज, ऑर्डर लगा लेना, डिक्रीज इंक्रीज। भाई इनमें तो होगा साइज डिक्रीज, इनमें होगा साइज इंक्रीज। अगर D1 से D3 का कोई कॉम्प्लेक्स है, ये लिख लीजिए, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कौन से है भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 8 to 10 तो हाई स्पिन वगैरह हम देखते ही नहीं, 8 से 10 तो हम हाई स्पिन देखते ही नहीं, हम यहाँ तक ही देखेंगे। बल्कि ये 7 लिखिए, 8 से 10 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये 7 लिख लीजिए, क्योंकि जो हम D5 से, मतलब D5 से भी क्यों, आप एक काम कीजिएगा, हाई स्पिन के लिए बोल रहा हूं ना मैं, तो आप एक काम कीजिए D3 से D4 और यहाँ पर D5 से। ठीक है, D5 से। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ वो इसके अंदर ही आ गया, ना, D3 से D5 और आप यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होगा ना, ये हाई स्पिन ही रहेगा 1%। D8 तो आपको भी पता है भाई, वहां पर हाई स्पिन लो स्पिन होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर D4 से D7 तक हाई स्पिन लो स्पिन होता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, आप चेक कर लेना, बहुत ध्यान से देख लेना। ये D1 से D3 का कोई कॉम्प्लेक्स होगा ना, वहां पर क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। D1 से D3 तक साइज डिक्रीज होगा, D3 से D5 तक साइज इंक्रीज होगा, D3 से D5 साइज इंक्रीज होगा, बट कॉम्प्लेक्स हाई होने चाहिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। D5 से D8 साइज डिक्रीज होगा, D5 से D8 साइज डिक्रीज होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, और D8 से D10 साइज इंक्रीज होगा। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, D1 से D3, D3 से D5, D5 से D8, D8 से D10, डिक्रीज इंक्रीज, और जो D3 से D5, D5 से D8 जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। बस ये याद कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखिए एक और कंक्लूजन क्या है, वो ये और लिख लीजिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए है वो, D1 से D6, D6 से D10। जब इनमें जो भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगे ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहां पर क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में D1 से D6 क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, यहां पर क्या होगा भाई, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, आप याद कर लीजिएगा ये बात, आप इस चीज को याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना भाई, अच्छे से आप इस चीज को याद कर लेना। मैंने भाई बता दिया है, D1 से D6, D6 से D10 जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, कौन से होंगे भाई, जो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, उसमें क्या होगा, साइज डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, मैंने फाइनल कंक्लूजन साइज के लिए ये लिखवाया ना, जो ये याद कर लेना, एग्जाम में जाओ जब ये याद करके जाना। ठीक है, इस कंक्लूजन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में जो है ना, एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं पहले। एक तो हाइड्रेशन एनर्जी, भाई हाइड्रेशन एनर्जी किस प्रकार इंक्रीज होती है, किस प्रकार डिक्रीज होती है, वो चार्ज पे और साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा जो है लैटिस एनर्जी, तो इतना ज्यादा नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी और स्पाइनल्स, हाइड्रेशन एनर्जी और स्पाइनल्स कर जाना। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिक से एक मिसाल छूट जाए, स्पाइनल्स नहीं छूटने चाहिए, जो मैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करवाने वाला हूं स्पाइनल्स की। स्पाइनल्स में से क्वेश्चन आता है, पहले बता देता हूं, बता रहा हूं। स्पाइनल्स में से CSIR, नेट, JRF, गेट, टीफर, MSc एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस में तो नहीं आता, लेकिन जो हमारा MSc एंट्रेंस में BU और DU में जिन्होंने BSc ऑनर्स से की हुई है, उनके आ सकता है। ठीक है, उनके आ सकता है, लेकिन गेट, टीफर, CSIR, नेट, JRF, स्पाइनल्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, फाइनल नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या क्या फाइनल कंक्लूजन कर लिया साइज में, D1 से D3, D3 से D5, D5 से D8, D3 से D5, D5 से D8 जब लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे ना वो क्या होंगे भाई, वो जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या होगा वहां पे क्या होगा, और D8 से D10 तक ऑर्डर लिख लेना, ये डिक्रीज इंक्रीज साइज का, और D3 से D5 और D5 से D8 ये कैसे होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद लास्ट में लिखिए D1 से D6 और D6 से D10, अगर ये दोनों के दोनों सीरीज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में है तो साइज कैसा होगा, डिक्रीज इंक्रीज, ऊपर वालों का D1 से D6 डिक्रीज और D6 से D10 इंक्रीज। ओके, तो ये है भाई फाइनली। उसके बाद देखिए स्पाइनल्स को, फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है भाई हमारी स्पाइनल्स की। मैं स्पाइनल में अभी आपको कुछ नहीं, बस आपको स्पाइनल्स में अभी यही चीज बताऊंगा कि नॉर्मल स्पाइनल कौन से होते हैं, इनवर्स स्पाइनल कौन से होते हैं, नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल के बारे में और इनके एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद आपको स्पाइनल को कैलकुलेट करना बताऊंगा कि स्पाइनल कैसे पहचान सकते हैं ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, ओके, एक बार वीडियो देख लेते हैं। लीजिए, जल्दी कर लीजिए स्पाइनल। ठीक है भाई, स्पाइनल करने से पहले जो ये मेटल 2 पॉजिटिव के थे ना, ये तो मेटल 2 पॉजिटिव के लिए बताया मैंने, और जो मेटल 3 पॉजिटिव है ना बिल्कुल सेम लगेगा मेटल 2 पॉजिटिव में। मूव लेफ्ट टू राइट देन साइज डिक्रीज, मूव करेंगे जब लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होगा, और कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल सेम वो का वो रूल लग जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ना बिल्कुल सेम जो पीछे मैंने रूल बताया है वो का वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ओके। स्पाइनल में अब आइए आप फोर्थ एप्लीकेशन। डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स। तो अब हमारी जो फाइनल एप्लीकेशन वो होगी डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स में भाई अब क्या होगा, ये चीज चेक करनी होगी हमें भाई क्या देखना होगा, डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स भाई कैसे चेक करते हैं बस ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं कि भाई स्पाइनल्स को हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, CFSC एनर्जी से और लैटिस एनर्जी से। स्पाइनल को हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। किस प्रकार, फर्स्ट नंबर पे CFSC से देख सकते हैं और सेकंड नंबर लैटिस एनर्जी से चेक कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी से चेक कर सकते हैं किसको, स्पाइनल को। किस चीज को भाई, स्पाइनल को। 2 चीजों से हम चेक कर सकते हैं स्पाइनल को। ठीक है, तो हम CFSC से कब देखेंगे, जब हमारे मेटल डी ब्लॉक के हों, जब हमारे मेटल जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो अगर डी ब्लॉक का है तो, ठीक है, वो डी ब्लॉक का होना चाहिए, या फिर डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन मेटल हो। मतलब कि CFSC एनर्जी से हम स्पाइनल को उस टाइम पहचानेंगे कि वो नॉर्मल है या इनवर्स स्पाइनल है, कि अगर वो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो वो जो है ट्रांजिशन मेटल मतलब कि वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, या फिर वो डी ब्लॉक एलिमेंट का है। डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल एक ही बात है, मतलब कि अगर वो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ना तो हम CFSC एनर्जी से पता करेंगे कि वो नॉर्मल है या इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, अगर लैटिस एनर्जी से है Ab2O4 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ओके। अगर वहां पर जो हम लैटिस एनर्जी से कब पहचानेंगे, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पी ब्लॉक और मेन ग्रुप का है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स भाई याद कर लेना अच्छे से, याद कर लेना बहुत अच्छे से कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पी ब्लॉक का या मेन ग्रुप का है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं ना वहां से, या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स है, पी ब्लॉक मेटल का कॉम्प्लेक्स है, या मेन ग्रुप एलिमेंट जो है मेटल है उनका कॉम्प्लेक्स है, तो हम लैटिस एनर्जी से पता करेंगे कि वो नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। ओके, ये 2 चीजें आप लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, काम आने वाले पॉइंट हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुकिएगा। ये पॉइंट ध्यान से आप
नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल को। भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल आखिरकार तो होते कैसे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स, ठीक है। आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल है ये किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल, आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल है ये कैसे होते हैं, ये किस प्रकार पता लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल होते हैं भाई AB2O4, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल होते हैं वो होते हैं भाई AB2O4 टाइप के। AB2O4 इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे ना वो क्या होंगे, वो होंगे स्पाइनल्स, ठीक है। अगर अब लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, अगर हमारे मेटल एटम के साथ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव के साथ O4 मतलब कि सॉरी A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव के साथ O4 मेटल, O4 मतलब ऑक्सीजन 4 O4 बाइंड है, अगर हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इस टाइप का है AB2O4, मतलब कि अगर हमारा मेटल्स के साथ O4 बाइंड है ना, अगर हमारे मेटल्स के साथ O4 बाइंड है तो वो हमारा स्पाइनल हो सकता है। याद रखना, अगर हमारा मेटल्स के साथ O4 बाइंड है, O4 बाइंड है तो वो हमारा स्पाइनल्स हो सकता है, वो हमारा स्पाइनल हो सकता है। अगर मेटल्स के साथ क्या बाइंड है, मेटल के साथ हमारा O4 बाइंड है तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो सकता है भाई, याद रखिएगा, अगर मेटल के साथ O4 बाइंड है तो वो स्ट्रक्चर स्पाइनल टाइप का हो सकता है। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, AB2O4 स्ट्रक्चर होना चाहिए इस प्रकार का, AB2O4। और ये भाई हम इसको ब्रेक करें तो चार्ज क्या आएगा इस पे, A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव, ठीक है, O4, ठीक है, इस टाइप से। मतलब कि हम जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करें तो चार्ज जो आएगा A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव O4, ठीक है। मतलब कि मेटल के साथ O4 अगर बाइंड है तो स्पाइनल हो सकता है, फाइनल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, स्पाइनल जो है 2 टाइप का होता है। उसके बाद आप लिखिए आप, जो स्पाइनल है वो 2 टाइप के होते हैं। स्पाइनल जो है वो कितने होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। स्पाइनल जो है वो कितने होते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और उन 2 टाइप में क्या है भाई, फर्स्ट जो टाइप है स्पाइनल जो है क्या होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट जो है नॉर्मल स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल। सेकंड क्या है भाई, इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं स्पाइनल, जो हमारे स्पाइनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्पाइनल हमारे 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल और हमारा इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे भाई नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। वो क्या होता है भाई, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, CO3O4 Mn3O4 MgAl2O3 MgAl2O4, ठीक है, MgAl2O4 MgCr2O4, ये एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल के। तो 2 टाइप के होते हैं ना स्पाइनल। तो हम देखिए अब आप देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल में क्या देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट जो हमारा सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो भाई किस प्रकार का है, कैसा है वो, ये चेक कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट है नॉर्मल स्पाइनल। सबसे फर्स्ट क्या भाई, नॉर्मल स्पाइनल है। देखिएगा सबसे फर्स्ट क्या है भाई, सबसे फर्स्ट है नॉर्मल स्पाइनल। अब नॉर्मल स्पाइनल में हम क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, ये चीज देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नॉर्मल स्पाइनल में आप चेक कीजिएगा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भाई, स्पाइनल का वो होता है AB2O4। स्ट्रक्चर कैसा होता है, AB2O4 टाइप का होना चाहिए जब भी स्पाइनल होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अगर AB2O4 टाइप स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इनको ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव, ठीक है, A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव। अगर हमारा A2 पॉजिटिव जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो और B3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, ठीक है भाई। देख लिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने वॉइड कंटेन करके रखता है, 8, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें कितने वॉइड होते हैं, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कंटेन करके रखता है 8 वॉइड्स, ठीक है। और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कंटेन करके रखता है 4 वॉइड्स, ठीक है। तो अगर हमारा AB2O4 टाइप जो स्पाइनल है, कोई भी स्पाइनल हो सकता है, स्ट्रक्चर आपको बता देंगे, तो उसमें जो A2 पॉजिटिव
उसमें जो हमारा A2 पॉजिटिव है, क्या है भाई, ध्यान से सुन लेना, उसमें जो हमारा A2 पॉजिटिव वो तो रहे टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो हमारा B3 पॉजिटिव है वो रहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा A2 पॉजिटिव है वो तो रहे टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो हमारा B3 पॉजिटिव है वो रहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इस टाइप का स्पाइनल कहलाएगा नॉर्मल स्पाइनल। इस टाइप का स्पाइनल जो क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्पाइनल कहलाएगा। और इस नॉर्मल स्पाइनल के जो एग्जांपल है वो लिख लीजिएगा। ये स्पाइनल इससे बाहर नहीं आएंगे, बस स्पाइनल यहां से आ जाएंगे, आपको स्पाइनल जो है यहां से ही पूछ लिए जाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO3O4 MN3O4 MgAl2O4 MgAl2O4 MgCr2O4। बस आपको यहां से ही एग्जांपल दे दिए जाते हैं, और आप चेक कर लेना कि भाई CFSC का है या कि मैं आपको अभी, आप सिर्फ एक काम कीजिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो देख लीजिए, इसके बाद एग्जांपल कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा स्पाइनल नॉर्मल है, कौन सा स्पाइनल इनवर्स है, आपको सब निकालना आ जाएगा। ठीक है, ओके, अभी आप ये कर लीजिए बस। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल कौन से भाई, जहां पर A2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में रहे, B3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहे, जिसके एग्जांपल कौन से हैं, CO3O4 MN3O4 MgAl2O4 MgCr2O4। दोबारा सुन लीजिए, CO3O4 MN3O4 MgAl2O4 और MgCr2O4, जिसके ये एग्जांपल नॉर्मल स्पाइनल के। ओके, तो चलिए ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट से कराऊंगा क्योंकि कंप्लीट हो चुका लेक्चर। ओके, तो हम नेक्स्ट से कराता हूँ इनवर्स स्पाइनल, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कराऊंगा इनवर्स स्पाइनल। ओके, अभी इतना कीजिए। ओके, बाय।